वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2025 आपके खेतों में हरियाली और आपके जीवन में खुशहाली बनाए रखे, यही हमारी मंगल कामना है। अब बात करते हैं खेती किसानी की। साथियों, आज हम बात करेंगे प्याज और लहसुन की खेती कैसे करें और उसका भंडारण कैसे करें। इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथियों, इस विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले इस विषय पर देखते हैं एक लघु फिल्म। आइए देखें ये लघु फिल्म। छत्तीसगढ़ के किसान भाई प्याज और लहसुन का अधिक उत्पादन ले सकते हैं। प्याज और लहसुन की खेती के लिए किसान 10-10 सेंटीमीटर की दूरी में बीज लगाएं। प्याज और लहसुन दोनों जड़ वाली फसल हैं, जिनके बल्ब जमीन के नीचे उगते हैं। पोषक तत्वों को जड़ क्षेत्र के जितना संभव हो सके उतना करीब से और आसानी से उपलब्ध रूपों में समय पर डालना आवश्यक है। लहसुन और प्याज दोनों में संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम बहुत कम होते हैं। लहसुन कैल्शियम, फास्फोरस और सेलेनियम का एक अच्छा स्रोत है। प्याज फाइबर, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीज, विटामिन C का एक बहुत अच्छा स्रोत है। खेत 2 जुताई के बीच पर्याप्त अंतराल के साथ 4 से 5 बार अच्छी तरह जोता जाना चाहिए। जुताई कार्य का ट्रैक्टर से उपकरणों या देसी हल के द्वारा किया जाना चाहिए। जुताई उथली हो, जिससे प्याज की जड़ें 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई से अधिक तक नहीं जानी चाहिए। क्यारियों और नालियों के बीच सामान्य चौड़ाई या दूरी 1.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्याज एक ठंडे मौसम की फसल है। ठंडे मौसम की फसल होने से गर्मी के प्रति कम संवेदनशील है। यह 13 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान में होती है। अच्छी वृद्धि के लिए गांठ आने से पहले 15 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस बल्ब या गांठ के विकास के लिए उपयुक्त है। अंकुरण के लिए अधिकतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए।
लहसुन को भी ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। वैसे लहसुन के लिए गर्मी और सर्दी दोनों ही कुछ कम रहे तो उत्तम रहता है। अधिक गर्मी और लंबे दिन इसके कंद निर्माण के लिए उत्तम नहीं रहते हैं। किसान भाइयों को प्याज की फसल में सिंचाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि शल्क कंद निर्माण के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह प्याज की क्रांतिक अवस्था होती है और इस अवस्था में पानी की कमी के कारण उपज में भारी कमी हो जाती है। जबकि अधिक मात्रा में पानी बैंगनी धब्बा रोगों को आमंत्रित करता है। काफी लंबे समय तक खेत में सूखा नहीं रखना चाहिए, अन्यथा शल्क कंद फट जाएगी और फसल जल्दी आ जाएगी। परिणाम स्वरूप उत्पादन कम प्राप्त होगा। अतः आवश्यकता अनुसार 8 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए लहसुन की, तो बुवाई के तत्काल बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। शेष समय में वानस्पतिक वृद्धि के समय 7 से 8 दिन के अंतराल पर तथा फसल परिपक्वता के समय 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, अभी आपने लघु फिल्म में देखा कि प्याज और लहसुन न केवल अपने पौष्टिक गुणों के कारण बल्कि औषधीय गुणों के कारण, और आजकल तो कॉस्मेटिक्स में भी इसका उपयोग हो रहा है, इसलिए इन दोनों की बहुत मांग है। इसलिए प्याज और लहसुन की खेती करना हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायी सौदा है। तो साथियों, किस तरह से करें प्याज और लहसुन की खेती, कैसे करें उसका भंडारण, इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश वर्मा। आप अगर चाहें तो हमसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, प्याज और लहसुन की उपयोगिता को देखते हुए हमारे अधिकांश किसान भाई अपने खेतों में प्याज लहसुन लगाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए क्या संभावनाएं हैं प्याज और लहसुन की खेती की? छत्तीसगढ़ कृषि जलवायु के हिसाब से 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। जी जी। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग जी, बस्तर का पठारी और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र जी। मैदानी भागों में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग ये संभाग आते हैं, जी, सभी जी, जिले आते हैं जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तीनों जलवायु क्षेत्रों में प्याज और लहसुन की खेती जी, आसानी से की जा सकती है। जी। किसान भाई सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ज़मीन जो है भुरभुरी होनी चाहिए, रेतीली ज़मीन होनी चाहिए, मिट्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए, चिकनी नहीं होना चाहिए जहाँ पानी का रुकावट हो। जी जी। हाँ ना, पानी का निकास का पर्याप्त व्यवस्था हो। जी, तो हमारे यहाँ प्याज तो खरीफ में भी बहुत सारे किसान भाई ले रहे हैं, रबी में तो लेते ही लेते हैं। जी जी। और लहसुन की खेती रबी के मौसम में आसानी से ली जा सकती है। जी जी। सर, अगर हमारे किसान भाई प्याज लगाना चाहें तो उन्हें कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए? देखिए, प्याज जो हो खरीफ और रबी दोनों मौसम में लगाया जाता है। जी जी। खरीफ के मौसम में उन्नत किस्में हैं एग्रीफाउंड डार्क रेड, जी जी, नाफेड 53, एग्रीफाउंड वाइट, ये उन्नत किस्में हैं। अच्छा। आजकल नई किस्में आ गई है जिसमें भीमा सुपर, भीमा डार्क रेड, भीमा शक्ति, भीमा सुब्रा। अच्छा। ये प्याज में देखिएगा 2 प्रकार की किस्में होती है, एक लाल रंग की होती है और एक सफ़ेद छिलके वाली होती है। तो सफ़ेद छिलके वाली है आजकल बहुत चल रहा है, भीमा सुब्रा और भीमा स्वाति, ये 2 किस्में हैं। बहुत अच्छी उत्पादन भी देती है और किसान भाई बहुत लगा भी रहे हैं। जी जी। इसके अलावा लहसुन की जो किस्में हैं जी, इसमें एग्रीफाउंड वाइट है, यमुना सफ़ेद है। जी जी। यमुना सफ़ेद में 4, 5, 6 अलग अलग किस्में आती हैं। जी जी। और G49 है, ये जो किस्में हैं लहसुन की हैं। जी जी। सर, अगर हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं प्याज और लहसुन, तो लगाने से पहले उन्हें खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, दोनों जो फसलें हैं कंद वाली फसलें हैं जी, तो जो हमारा कंद है ज़मीन के अंदर होता है। ज़मीन के अंदर होने के कारण हमारे को मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ती है। जी जी। मिट्टी तैयार करेंगे, जितना ज़्यादा भुरभुरी होगी, रेतीली होगी, उतना ही ज़्यादा कंद का विकास होगा। जी जी। किसान भाई ये ध्यान कर लें, है ना। उसके लिए तैयारी के लिए सबसे पहले आपने जैसा फिल्म में देखा है, लघु फिल्म में, एक गहरी जुताई कर लें और 4 से 5 बार कल्टीवेटर या हैरो से जुताई कर लें। जी जी।
उसके बाद किसान भाई जरूर पाटा लगाएं। पाटा लगाने से भूमि समतल हो जाती है, बराबर हो जाती है, जमीन में उबड़ खाबड़ जो होता है वो बराबर होता है। जी जी। इससे फायदा ये भी होता है कि पानी कहीं एक जगह रुकती नहीं। जी हाँ? जी सर, अगर प्याज और लहसुन हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं तो उन्हें क्या पहले नर्सरी तैयार करनी चाहिए या सीधे खेत में बुआई करनी चाहिए? और अगर वो नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो किस तरह से उसकी तैयारी करें? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्याज लंबी अवधि की फसल है जी। तो प्याज की जो थरहा तैयार करेंगे, नर्सरी तैयार करेंगे, ये काफ़ी दिनों वाला होता है। कम से कम 5 से 6 सप्ताह लेता है थरहा तैयार होने में। जी जी। मतलब बाकी जितनी सब्जियां होती है वो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन प्याज जो होती है 35 से 50 दिन में तैयार होती है। अच्छा। काफ़ी लंबा होता है, 45 से 50 दिन भी लग जाता है। जी जी जी। है ना। तो उसके लिए हमको जो क्षेत्र है, मान लो कोई किसान 1 हेक्टेयर में लगा रहा है ना, 2.5 एकड़ में लगा रहा है, तो उसका 10वां हिस्सा नर्सरी के लिए अपने को रखना पड़ेगा। अच्छा। नर्सरी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे स्थानों का चयन करना है जहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो जी, है ना, और भूमि समतल हो, बड़े वृक्ष आदि ना हो। अच्छा। है ना, जहाँ छाया ज़्यादा आता हो ऐसे जगहों का चयन नहीं करें जी। इसके लिए नर्सरी के लिए आपको बेड तैयार करना पड़ेगा। जी जी। तो उसकी लंबाई आपके आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं। वैसे आदर्श जो लंबाई होती है 5 मीटर होती है और चौड़ाई जो होती है 1 मीटर होती है। जी जी। है ना। और काफ़ी मतलब भूमि की तैयारी के लिए ऐसी भूमि का चयन करना है पर जहाँ पर पानी का निकास पर्याप्त हो। जी जी। ध्यान ये रखें किसान भाई कि जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियां आपको तैयार करनी है। जी जी। उसमें फ़ायदा ये होता है कि अचानक कहीं बारिश हो गई है ना, तो उसमें पानी का निकास आसानी से हो जाता है, या गलती से आपने ज़्यादा पानी दे दिया है तो जो अधिक पानी है वो आसानी से निकल जाता है। जी जी जी। ध्यान ये भी रखें किसान भाई, 2 क्यारियों के बीच में कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जी। उससे फ़ायदा ये है कि आवश्यकता पड़ने पर अपन सिंचाई भी कर सकते हैं। जी जी। और पानी अधिक आए तो आसानी से निकाल सकते हैं। जी। जिससे बीज जो होती है खराब नहीं होती। जी जी। सर, नर्सरी तैयार में पौधे तैयार हो जाने के बाद में जब उन्हें खेतों पे रोपा जाता है तो रुपाई की क्या वैज्ञानिक विधि है, क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जी। प्याज तो अपन थरहा तैयार करेंगे जी। लेकिन किसान भाई ध्यान ये रखें, बहुत सारे किसान अगर लहसुन की खेती करना चाहते हो तो लहसुन में थरहा तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। है ना। वो कंद जो होता है उसमें कलियां होती हैं, कलियों को आप सीधे खेतों में रुपाई कर सकते हैं। जैसा अपन ने प्याज की खेत की तैयारी की है वैसे ही लहसुन की भी तैयारी करना है और सीधे आप खेत में रोपाई कर सकते हैं। अच्छा। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो जड़ वाला भाग है उसको जमीन के अंदर ही रखना है। अच्छा। और जो गर्दन की तरफ वाला भाग है, ऊपर उठा की वाला भाग है, उसको जमीन के ऊपर ही रखना है। जी जी। है ना। अब ये जो प्रश्न है आपका, प्याज का रोपाई कैसे करें? जी। प्याज 45 से 50 दिन में रोपने योग्य हो जाती है। आप ध्यान ये रखें कि कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो। अच्छा। है ना। पौधों की या लंबाई हो, ऊंचाई हो, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर हो। जी। ऐसे पौधों की रोपाई की जाती है। जी जी। प्याज जो है बहुत सघन फसल है। जी। जैसे धान की रोपाई करते हैं किसान भाई, 15 से 20 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखना है। जी जी। और 8 से 10 सेंटीमीटर पौधों से पौधों की दूरी रखना है। जी जी। तो बहुत मतलब सघन पौधरोपण इसका किया जाता है। जी। है ना। तो किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि कतार में ही बुआई करें। जी। सर, एक साथी का फोन सुन लें जी, पहले। जी। हेलो हेलो। दीदी राम राम का। राम राम। आप कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब लगलक नमस्कार। नमस्कार। और नवा साल के हार्दिक शुभकामनाएं आपको बुझन। आपको भी 9 साल की शुभकामनाएं। आप अपना परिचय दीजिए। कुमार जी जी जी। मैं खिलेश कुमार साहू, रानीगांव नगरी बोला था। अच्छा। साहू जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? काहे हमन प्याज के थरहा लगा चुके हैं अभी। अच्छा। और अभी तो छोटे छोटे है जड़ी पकड़ी से। तो ओकर बाद जैसे जैसे बढ़वार होते ना, तो 1 से 1.5 महीना हो के बाद में जो पत्ता के टिप टिप है ऊपर वो सुखाल धर देते। अच्छा। और सूखा सूखा तैसे बैठ जाते। तो ओकर का कारण है
अभी का है पहले से हम समस्या के समाधान ला सुन ले रबू तो वो टाइम हम साग खेती रबू इसे कहा रहे। जी जी, अच्छा सर बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपका थरहा अगर 1 महीने पुराना हो गया है ना, अभी तो वो समस्या नहीं आएगी। देखिए, प्याज का नैसर्गिक गुण भी है, ऊपर की जो पत्तियां हैं, जो टिप होता है, हल्की हल्की सूखी हुई रहती है, लेकिन वो बीमारी का लक्षण नहीं होता। लेकिन यही बीमारी आगे बढ़ जाती है। आप जब भी प्याज का थरहा तैयार करें तो प्याज के थरहा तैयार करते समय जो बीज होता है, बीज का अच्छे से उपचार कर लें। ये फफूंद नाशक जो भी होता है ना, फफूंद रोग होता है इसमें जी, जिसको बैगनी धब्बा रोग बोलते हैं, और कुछ खेतों में चूर्णी फफूंदी होता है, ब्लाइट होता है। ये फफूंद वाली जितनी बीमारी होती है ना, वो होती है। तो अगर आपके खेत में ये समस्या हो तो आप बीज को उपचार करके लगाएं। अगर आपने थरहा तैयार कर लिया है, 1 से 1.5 महीना जैसा आप बता रहे हैं हो गया है, तो आप जब थरहा को पौध में खेतों में रोपेंगे, उसके पहले आपको थरहा का उपचार कर लेंगे। आप जब थरहा को उखाड़ेंगे ज़मीन से, है ना, तो उसको आधे घंटे तक फफूंदनाशक दवा जैसे कार्बेंडाजिम होता है, 1 ग्राम दवा आपको लेना है, 1 लीटर पानी में घोल बना लें, और तगाड़ी या तसला होता है, उसमें पौध को अच्छे से डुबा लें। उसके जड़ को डुबाना है, पूरे पौध को नहीं डुबाना है, ध्यान ये रखना है। जड़ को 10 से 15 मिनट आप डुबा के रखें। डुबाने के बाद उसको ज़मीन में रखें जिससे पानी निथर जाए। उसके बाद आप खेत में रोपित करें, तो आपको फफूंद नाशक जो दवाई है उससे ये रोग से छुटकारा आपको मिल जाएगा। जी जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हमारे जो किसान भाई प्याज लहसुन लगा रहे हैं, उनकी बढ़वार निर्भर करती है उसके पोषक तत्व प्रबंधन पर। तो उन्हें कब कब खाद देना चाहिए, कितनी खाद देना चाहिए, किस तरह से देखभाल करना चाहिए कि फसल अच्छी हो? देखिए, शासन से सभी किसानों का सॉइल हेल्थ कार्ड बना है। मृदा परीक्षण किट जो होता है जी, उसमें मृदा परीक्षण किसान भाई लोगों ने करवा लिया है। जी जी। तो ध्यान ये रखें, अपनी ज़मीन में देखें वो कौन से तत्व की कमी है। अच्छा, है ना। सामान्यतः हमारे किसान भाइयों को नत्रजन, स्फूर और पोटास की ज़रूरत होती है। जी जी, है ना। तो अगर प्याज लगा रहे हैं तो 100 किलो नत्रजन, 50 किलो स्फूर और 80 किलो पोटास की ज़रूरत होती है। सर, एक और साथी का फ़ोन सुन लें। जी, हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं राम प्रसाद चंद्रा बोल रहा हूँ, मेरा टिकरा से। जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये आलू भी लगाए हैं, प्याज भी लगाए हैं और ये लहसुन लगाए हैं जी। तो प्याज में जो है सूखापना हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, जैसे इन्होंने बताया था। हाँ जी, जी, पत्तियां सूखती हैं, पत्तियां सूख रही हैं अगर प्याज में, तो इसमें फफूंद द्वारा रोग होता है जिसको बैगनी धब्बा रोग बोलते हैं। उसमें प्याज का ऊपरी हिस्सा सूखता जाता है। जी जी, है ना। लेकिन अगर आप देखें उसमें कोई और कीट का प्रकोप तो नहीं है। छोटी थ्रिप्स होती हैं, इल्लियाँ होती है, ये तो नहीं दिख रही है। और अगर ये सब दिख रही होंगी तो आपको दवाई का स्प्रे करना पड़ेगा, नहीं तो फफूंद नाशक दवा से आप उपचारित कर लें। अगर अभी आपका रोपाई हो गया हो तो आप कार्बेंडाजिम या डाइथेन M45 करके फफूंद नाशक दवा आती है, उसकी 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर, अगर ज़्यादा हो तो 10 दिनों के अंतराल में 2 बार आप छिड़काव करें। अगर कम है, थोड़ा बहुत दिख रहा हो, तो एक दवाई से आपका नुकसान नहीं होगा। जी, डॉक्टर साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि पोषक तत्व प्रबंधन कैसे किया जाए कि फसल अच्छी हो। जी हाँ, इसमें मैं जो बताया है नत्रजन, स्फूर, पोटास, इसके अलावा देखिए कंद वाली फसल है ये जी, तो इसमें सल्फर की भी आवश्यकता होती है। जी जी, तो सल्फर 30 से 50 किलोग्राम किसान भाई देख लें अपने
मृदा कार्ड के हिसाब से जी जी जनरली 30 से 35 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता पड़ती है जी। 1 हेक्टेयर के लिए। जी, जी। अगर किसान भाई 1 एकड़ में खेती कर रहे हो तो 10 जी। किलो से 12 किलो सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। जी जी अगर किसी किसान भाई की जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं 20 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में। जी 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 इसके अलावा जैसे बहुत सारे किसान भाई बता रहे हैं ना, सूख रहा है पत्तियां ऊपर में, जी हाँ है ना, तो ये नत्रजन मतलब ये देखना पड़ेगा कौन सी कमी है। नत्रजन की भी कमी से भी हो जाता है। अच्छा। और या फिर पानी अगर किसान भाई 8 से 10 दिन के अंतराल में नहीं डालते तो ऊपर की पत्तियां सूखना चालू होती है। जी जी पत्तियां मतलब प्याज और लहसुन में ये गुण है कि जो भी कमी होगी पौधों में वो ऊपर से नीचे की ओर आती है। अच्छा है ना, तो अगर उसमें नत्रजन की कमी है तो बहुत सारे पानी में घुलने वाले नत्रजन आते हैं, जैसे 19-19-19 है ना, जिसमें तीनों मात्रा रहती है, नत्रजन, स्फुर, पोटास की। जी जी उसकी 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अच्छा। तो किसान भाई को एक तो तत्व भी मिल जाता है नत्रजन, स्फुर, पोटास का। जी जी दूसरा, अगर पानी की कमी होगी या नत्रजन की या उर्वरक की कमी होगी तो उससे दूर हो जाएगा। जी जी और खेत मतलब जो पत्तियां हैं वो हरा भरा दिखेगा। जी तो जी ये भी किसान भाई कर सकते हैं। जी जी लेकिन ध्यान ये रखें, नत्रजन की 1/3 मात्रा आपको खेत की जुताई के समय डालना है। बाकी जो नत्रजन है जी या जो भी पोटास, स्फुर है वो घोल के रूप में आप कर रहे हैं तो 2 या 3 घोल का स्प्रे कर सकते हैं। जी जी सर, लहसुन और प्याज दोनों ही कंद वाली सब्जियां हैं और ये पानी के संपर्क में आकर गल सकती हैं। जी हाँ। तो हमारे किसान भाइयों को सिंचाई कब कब और कितनी करनी चाहिए कि उनके कंद सुरक्षित रहें? जी हाँ, जैसा आपने अभी लघु फिल्म में भी देखा है जी कि इसमें छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं जी, है ना, जैसे 1.8 से 2 मीटर चौड़ी क्यारी बनाते हैं। जी जी है ना, वो लंबाई आप अपने खेत के हिसाब से कर सकते हैं। जी क्यारियां बनाने का फायदा यही है कि आपका अगर गलती से पानी ज़्यादा आ गया है या ऊपर से पानी गिर गया है जी तो पानी का निकास पर्याप्त मात्रा में हो। जी जहाँ जिस क्षेत्र में या जिस खेत में पानी भरेगा वहाँ कंद में गलन चालू हो जाएगा। जी जी प्याज में भी हो चाहे लहसुन में भी हो। सर, एक और साथी का फोन है। जी हाँ। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं दिलीप कुमार चंद्रवंशी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मोर लगाए हो प्याज और लहसुन जी, उन्हें पत्ती सूखा थे। अच्छा। और कांदा आए के समय आम का खाद डालने जिनमें सही ढंग से कांदा पड़ा है। जी, ये पूछना चाहता हूँ। सर बताइए। देखिए, आपका ऊपर की पत्ती जो सूख रही है ना, एक दो समस्या है, दो समस्या है। जी हाँ। और दूसरा कांदा जो कंद होता है उसकी बात बता रहे हैं आप। जी जी। हमेशा ध्यान ये रखें किसान भाई, जब भी आपने पौधों को रोपण किया है, देखिए कंद वाली फसल है और इसकी जड़ें जो होती है ना काफ़ी गहरी नहीं होती, उथली जड़ होती है। प्याज की फसल जो है उथली जड़ वाली है। अगर पानी कम है या पर्याप्त मात्रा में नहीं है या दो पानी के बीच में अंतराल काफ़ी ज़्यादा है तो ऊपर की पत्तियां सूखती है। आप ये ध्यान रखें कि इसमें हल्की हल्की सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल में आप लगातार करें। और जब भी इसमें निदाई गुड़ाई आप कर रहे हैं, किसान भाई ये भी ध्यान रखें, जब भी आप निदाई गुड़ाई करेंगे तो हल्की सी मिट्टी जरूर चढ़ाएं कंद के ऊपर, है ना। तो अगर कंद आपका खुला होगा तो क्या है, सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आएगी जी। तो संपर्क में आने से पत्तियां जो होती है ना ऊपर के टिप से ज़्यादा मात्रा में सूखना चालू हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखें, थोड़ी सी इसमें यही ध्यान देना है किसान भाई को, क्योंकि कंद नीचे बनता है तो आपको ऊपर का जो पत्तियां हैं उसको संभाल के रखना है, सुरक्षित रखना है। और सूखने की जो समस्या है उसमें मैंने जैसे बताया है, फफूंदनाशक, अगर फफूंद की बीमारी हो तो आपको फफूंदनाशक का उपयोग करना पड़ेगा। 1 या 2 स्प्रे आप करेंगे तो आसानी से आपको रोगों से नियंत्रण हो जाएगा।
जी जी। डॉक्टर सतीश वर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने देखा कि अगर प्याज और लहसुन की नर्सरी अच्छे से तैयार की जाए, पोषक तत्व प्रबंधन बेहतर किया जाए और पानी की सिंचाई का ध्यान रखा जाए तो फसल बहुत अच्छी हो सकती है। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हमें विदा दीजिए। नया विषय, नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।